ऑलराइट गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में कि फंडा एनालिसिस जो होती है वो किस तरह से करते हैं, बेसिकली क्या होती है, कितने तरह से की जा सकती है और क्या क्या चेक करना होता है। तो ये सब बात आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में जानना है कि किस तरह से की जाती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तब तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी है। और अगर आप टेक्निकल ट्रेडर हो, यानी कि आप इंट्राडे करते हो या चार्ट वगैरह ही देखते हो, तो भी आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन रखनी ज़रूरी है ताकि आपको इन फ्यूचर काम आए। ऑलराइट गाइस, तो पहले समझ लेते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। गाइस, किसी भी कंपनी के या किसी भी स्टॉक्स के बारे में जानना, उसके बारे में डेप्थ तक जानना, लाइक कंपनी क्या करती है नहीं करती है, ये सब जानना ही फंडामेंटल एनालिसिस कहलाता है। देखो, मार्केट में दो तरह के लोग आपको मिलेंगे। सबसे पहले जो ट्रेडर होते हैं और दूसरे जो इन्वेस्टर होते हैं। अब ट्रेडर का काम क्या है? ट्रेडर चार्ट देखता है, एनालिसिस करता है और प्राइस को देखता है, वो प्राइस किस तरह से मूव कर रहा है, उसी के मुताबिक वो ट्रेड लेता है और प्रॉफिट बनाता है। अब इन्वेस्टर का फंडा इसके मुकाबले पूरा का पूरा चेंज होता है, अलग होता है। एक इन्वेस्टर क्या करता है, वो भाव नहीं देखता, उसको भाव से लेना देना नहीं है, प्राइस से उसको लेना देना नहीं है, उसको लेना देना है कंपनी से। कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करता है। फंडामेंटल में क्या क्या चेक करता है, वो जैसे मैंने आपको बताया है अभी, वो कंपनी के बिजनेस को देखेगा, कंपनी की प्रोफाइल देखेगा, कंपनी की मैनेजमेंट देखेगा, कंपनी चला कौन रहा है ये सब देखेगा, और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। लेकिन एक इन्वेस्टर जो है ये सब चीज़ें देखता है, लेकिन वहीं पर ट्रेडर जो है वो उसको इन सब से कोई मतलब नहीं, उसको सिर्फ मतलब होता है भाव से। उसके लिए भाव भगवान है। ये एक कहावत है स्टॉक मार्केट में कि भाव भगवान छः। अब यानी कि वो प्राइस को ही देख के मूव करेगा, वो उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। लेकिन एक इन्वेस्टर को हर चीज देखना होता है, फंडामेंटली एनालिसिस करना होता है। गाइस, फंडामेंटल एनालिसिस दो तरीकों से की जाती है। नंबर 1 क्वांटिटेटिव एनालिसिस और नंबर 2 क्वांटिटी एनालिसिस। यानी कि आपको एक नंबर 1 में जो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इसमें आप उन चीज़ों को देखते हो जिसमें आप नंबर्स के मामले में उन चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते, नंबर्स में आप नहीं देख सकते। जैसे कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, कंपनी की मैनेजमेंट क्या है, कंपनी में कौन कौन काम कर रहा है, या कंपनी का माइंडसेट क्या है, कंपनी आगे क्या करना चाहती है, कंपनी के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, कंपनी की सर्विस कौन कौन सी है। तो इस तरह की जो मोटी मोटी चीज़ें जिनको आप नंबरों में नहीं काउंट कर सकते, उन चीज़ों का एनालिसिस किया जाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। लेकिन क्वांटिटी एनालिसिस जो है उसमें आप उन चीज़ों को देखते हो, उन चीज़ों का एनालिसिस करते हो जिन चीज़ों को आप नंबर्स में काउंट कर सकते हो। लाइक कंपनी के फिनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हो, उनकी इनकम स्टेटमेंट चेक करते हो, उनके पास क्या कैश फ्लो है, ये सब आप चेक करते हो, और इनकम स्टेटमेंट चेक करते हो, और फिनेंशियल रेशियो चेक करते हो। अब रेशियो भी बहुत तरह का होता है, जैसे कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो जिसको हम पीई रेशियो बोलते हैं, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी जिसको आरओई भी बोलते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय आता है जिसको आरओसीई बोलते हैं, रिटर्न ऑन एसेट्स आता है। उसके बाद में आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखते हैं जिसको पीबी रेशियो भी बोल जाता है। इसी तरह के और भी कई सारे रेशियो निकल कर आते हैं जिनको आप चेक करते हो फंडामेंटल एनालिसिस करते वक्त। लेकिन ये जो आप चेक कर लेते हो ना, तो कंपनी के हार्ड फैक्ट्स आपको पता चल जाते हैं। जो कोर फैक्ट्स है ना, कि कंपनी के पास पैसा कितना है, कंपनी के पास खर्चा कितना है, ये सब आप डिटेल में जान लेते हो जब आप क्वांटिटी एनालिसिस करते हो। तब किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंपनी के बारे में जानना, यानी कि उस कंपनी का विजन और मिशन देखना, और वो आगे क्या कर सकती है, क्या उसके जो आइडियाज़ हैं वो अच्छे हैं या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं फालतू है, ये सब आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं बात करूं, हम लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट का जो फॉर्मूला है या सिस्टम है, यूपीआई, भीम, ये सब कब यूज़ करना शुरू किया था? आप मुझे बताओ कब यूज़ करना शुरू किया था। जहाँ तक मुझे याद है कि ऑनलाइन के पहले ये चलता था, लेकिन बहुत कम चलता था। लेकिन जब नोटबंदी हुई, यानी कि डीमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद इस पे हम लोग इतनी तेज़ी से शिफ्ट हो गए। हर एक दुकानदारों ने पेटीएम को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, यूपीआई को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उन लोगों को पता था कि यार ये ऑनलाइन ना फ्यूचर होने वाला है और अभी इसकी हमें ज़रूरत है। हालांकि पेटीएम 10 साल पहले से था, लेकिन उस टाइम कोई नहीं यूज कर रहा था। लेकिन नोटबंदी के बाद बहुत तेजी से कस्टमर बढ़ने शुरू हो गए थे पेटीएम वालों के पास भी।
साथ में ही हम लोगों को भी एक ऑनलाइन पेमेंट करने का एक अच्छा वे मिल गया था, जरिया मिल गया था, जिससे हम लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट को सीखा और एक्सेप्ट किया। पहले तो हमारी कन्विक्शन ही नहीं जाती थी कि अरे डायरेक्ट पैसा भेजेंगे, कहीं पैसा ज़्यादा चला गया तो, मतलब इस तरह के उटपटांग से सवाल आते थे। लेकिन एक शख्स है जिन्होंने काफ़ी पहले ही, लगभग आज से 20-22 साल पहले ही, 1999 के आसपास या 2000 के आसपास ही उन्होंने ये बता दिया था कि ऑनलाइन पेमेंट लेना देना फ्यूचर होने वाला है, और उस बंदे ने पेपल की शुरुआत की थी। मैं बात कर रहा हूँ इलॉन मस्क की, जिन्होंने 2000 से पहले ही उन्होंने को पता था कि ऑनलाइन पेमेंट आगे का फ्यूचर है, ऑनलाइन पेमेंट लेन देन की, तो उन्होंने पेपल को बना दिया था। और पेपल आज तक वो पॉपुलर है और आज तक चल रहा है। इंटरनेशनल पेमेंट्स अगर लेते हो तो आपको पता होगा पेपल के बारे में। तो उन्होंने वो आज से 20-22 साल पहले बता दिया था कि फ्यूचर होने वाला है ऑनलाइन पेमेंट्स का। यानी कि जिस बंदे ने उस टाइम पे पेपल पे पैसे लगाए होंगे वो बंदा आज अच्छे खासे प्रॉफिट्स में होगा। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी के फ्यूचर प्लान क्या है। सेम चीज टेस्ला के साथ भी हुई। ईवी व्हीकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स कितने पहले आने शुरू हुए हैं, आई थिंक कुछ टाइम पहले ही आना शुरू हुए हैं, और इंडिया में तो अभी हाल फिलहाल ही आना शुरू हुआ है। लेकिन टेस्ला जो है, विजनरी पर्सन है इलॉन मस्क, और उस बंदे ने काफ़ी पहले ही इसकी ईवी की शुरुआत कर दी थी। और आज जिन लोगों ने उसके टेस्ला प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया होगा वो आज अच्छे खासे प्रॉफिट्स में होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आपको फंडामेंटल एनालिसिस करनी है, चेक करना है कि कंपनी आगे क्या कर सकती है, कंपनी का प्लान क्या है करने का। ये सब आपको चेक करके ही इन्वेस्टमेंट करना है। फंडामेंटल एनालिसिस जितना इन्वेस्टमेंट करने के लिए बढ़िया है, उतना ही इसका एक डिसएडवांटेज या मैं वीकनेस बोलूं, कमजोरी है, वो ये है कि इसमें आपको कंपटीटर का नहीं पता लगता। जैसे मान लो रिलायंस है, रिलायंस का कोई कंपटीटर आ जाए मार्केट में और रिलायंस से अच्छा परफॉर्म करने लग जाए, तो कहीं ना कहीं इसके वैल्यू जो है वो डाउन होने शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद आपको पता लगेगा कि यार ये नहीं, ये होना चाहिए था इसमें। तो ये कहीं ना कहीं एक वीकनेस बन जाती है। बट ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के लिए आपको सही है, और सीखो आप इसको, और देखो कई सारे एनालिसिस करके, फंडामेंटल एनालिसिस करके, उसके बाद आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आपने सीखा होगा कि फंडामेंटल एनालिसिस किस तरह से करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।